नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सुयूसून पर। और आज हमारे साथ एक बहुत ही मेधावी वकील जुड़े हुए हैं, श्री आदित्य परोलिया जी। आदित्य को मैं कुछ समय से जानता हूं और उनका इंट्रोडक्शन देने से पहले या उनसे उनके बारे में पूछने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत ही कम समय में मैं समझता हूँ युवा वकीलों की जो एक पीढ़ी को वो जिसका मार्गदर्शन करते हैं, उन्होंने बहुत ही कम समय में एक अच्छी अपनी प्रैक्टिस जमाई है और रियल एस्टेट, आर्बिट्रेशन और कमर्शियल लिटिगेशन की श्रेणी में अपना एक अलग स्तंभ कायम किया है। तो आइए, ज्यादा उनका वक्त न ज़ाया करते हुए मैं आदित्य आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। और हमेशा हमारे सवाल जवाब की जो श्रृंखला होती है उसको शुरू करने से पहले मैं सबसे पहला सवाल जो अपने अतिथियों से करता हूं ये है कि थोड़ा सा आप हमें अपने बारे में बताएं, अपनी शुरुआती पढ़ाई, आपका जन्म कहाँ उसके बारे में बताएं, और वो कौन सा लम्हा या वो कौन सा पहलू था आपके जीवन में जहां आपने सोचा कि यार मुझे वकालत पढ़नी और वकील बनना। थैंक यू जयंत जी। आपने मेरे को इस लायक समझा कि आपने अपने इस शो पे बुलाया और कि मैं अपनी कहानी लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। दो तीन लोग भी अगर इंस्पायर होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई फील कि मैंने किसी को अपने प्रोफेशन में कुछ अच्छा किया है। तो उसी मैं एक छोटे शहर से हूँ। मैं पहली बार दिल्ली से लॉ पढ़ने के लिए आया था। मैं आगरा से हूँ, उत्तर प्रदेश में। मैं साइंस स्टूडेंट था हमेशा से। मैं वांटेड टू डू माय स्टडीज इन इंजीनियरिंग, क्योंकि छोटे शहरों में वही चलन है कि सब लोग इंजीनियरिंग करते हैं या डॉक्टर बन जाते हैं। बट समहाउ मेरे फादर एक बार दिल्ली आए और उनको कुछ लोगों से उन्होंने बात करी। उस समय यहाँ पर उनकी कुछ ब्यूरोक्रेट से मुलाकात हुई। उन्होंने उनके बच्चे क्या कर रहे थे उन्होंने जानने की कोशिश करी, तो उन्हें पता चला कि लॉ का एक वेव है जो एक बहुत अंडर करंट की तरह चल रहा है उस समय। मेरे पूरे बैच में 180 या 200 बच्चों में से शायद मैं अकेला था जिसने लॉ के लिए चूज किया। इनफैक्ट इट वाज अपोज्ड बाय लॉट ऑफ आवर टीचर्स, इट वाज अ शॉकर फॉर लॉट ऑफ पीपल। माय रिलेटिव्स वर आल्सो समथिंग कि शायद इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहे हैं या पढ़ नहीं पा रहा है या डम बच्चा होगा इसलिए लॉ कर रहा है, क्योंकि उस समय यही था कि जिसको ही नहीं कर रहा। एंड आप मानेंगे मैं उस समय पीसीएम विद कंप्यूटर्स का स्टूडेंट था। आई वाज इनफैक्ट वो सिर्फ टॉप मोस्ट बच्चों को स्कूल में उस समय दी जाती थी। इनफैक्ट आपके एक पर्टिकुलर परसेंटेज नहीं होता था तो आपको दी भी नहीं जाती थी। उसके बावजूद सो लॉट ऑफ अपोजिशन somehow I took my father's recommendation and started knowing about it. And और आप मानेंगे कि आगरा जैसे छोटे शहर में तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आज के टाइम में लोगों के पास है यहाँ पर, यूनिवर्सल या कैरियर लॉन्चर, वो भी नहीं है। उसमें क्लैड भी नहीं था, तो कोई चीज स्ट्रक्चर्ड भी नहीं थी। इनफैक्ट जब मैंने डिसाइड किया तब मेरे प्री बोर्ड आने वाले थे। सो ओनली प्रिपरेशन वाज दैट 1 मंथ जो बोर्ड के बाद मिलता है। और ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ, ऐसे मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनको यही 1 मंथ का टाइम मिला। सो वी आई गेव दैट एग्जाम, आई फेल्ट द कनेक्ट, आई प्रिपेयर्ड फॉर इट and got through couple of law colleges. Then I thought कि मुझे litigation, क्योंकि छोटे शहर में लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है कि कॉर्पोरेट क्या है, इस इतनी जानकारी नहीं है, इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था जो आज के बच्चों पे है उस समय। तो हम लोगों ने एंड दिस वाज 2004 5 6 की बात कर रहा हूँ मैं। इंटरनेट भी लोगों के पास इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं होता था। सो आई थॉट कि लिटिगेशन कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं या कहीं पर। तो मैंने कहा दिल्ली में आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। सो आई चोज दैट ओवर सिम्बॉयसिस इन एचएनयू रायपुर और अदर लॉ कॉलेजेस व्हिच आई गॉट थ्रू। एंड somehow it clicked. I found it quite easy. I loved that subject. वो कहते हैं ना, if you start loving the particular field, you will you will enjoy yourself and you will do well also. जी। So that happened with me, and that's it. That is how I chose law, sir. And उसके बाद तो it was lot of mentorship was required, which luckily I got through my seniors, my friends, because I had nobody in Delhi. First time I came to Delhi, in fact, my spoken English was not very well. My written was horrible, which is required in a city like Delhi, because you can see that coming from a small छोटे मैं हिंदी और इंग्लिश में बात करूंगा। मेरी इंग्लिश थोड़ी ज्यादा अच्छी हो गई है, हिंदी ज्यादा बुरी हो गई है। जी, हिंदी का आपने साथ एकदम इतना छोड़ दिया, त्याग दिया आपने। त्यागा नहीं है, आधी समझ में नहीं आती थी लोगों को, मैं कुछ बोलता था तो। और प्लस एक चेंज भी रहा, एक शिफ्ट भी रहा। अब उस चेंज को आए हुए 16-17 साल हो गए हैं, तो वो
छूट गए, साथ तो नहीं छूटा है, बट हाँ उतनी अच्छी पकड़ नहीं रही है जी। है ना, तो वो बात है। तो इसलिए तो काफी लोगों की हेल्प रही, काफी लोगों ने बताया क्या करना है, और वो कहते हैं ना ठोकरे खा खा के सीखने वाला, तो वो जी। वाला फेज रहा। आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि कैसे उस वक्त जो 2004-5 की बात करें, वाकई में जो 5 साल का जो कोर्स का जो चलन शुरू हुआ था, उससे 4-5 साल पहले की बात है जब शुरू हुआ। अर्ली 2000 की बात हम कर रहे हैं भारत के, हमारे देश में। और आपने आगरा से चुना, आप पीसीएम कर रहे थे, और वाकई में उस टाइम आप, अब तो खैर मानसिकता काफी बदल गई है लोगों की। जो बच्चे लॉ करने भी आते हैं वो ये सोच के आते हैं कि मैं लॉ ही करना है, चाहे वो कोई भी फील्ड अपने स्कूल में कर रहे हो। तो आपने ये जुझारूपन जो आपने अपनी बताई कि वहां से आपने निर्णय लिया, भाई दिल्ली में आना था, अंग्रेजी में थोड़ा हाथ तंग था, हिंदी माध्यम में ज्यादा हम विकसित रहते हैं क्योंकि यूपी, हम लोग में यूपी में ज्यादा हिंदी का चलन भी है। तो आप जब आए तो थोड़ा अब आप आ जाते हैं आपके लॉ स्कूल की जर्नी पे। आपने 5 साल का इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से आपने लॉ की पढ़ाई की, तो वो 5 साल आपके कैसे गुजरे, पहला सवाल। और दूसरा, उन 5 सालों में आपने कोई इंटर्नशिप की, और अगर की तो आपका अनुभव क्या रहा उन इंटर्नशिप का। और तीसरा सवाल जो मेरे से उभर के ये आता है, क्योंकि हमारे से साथ बहुत नए यंग दर्शक जुड़े रहते हैं, कि इंटर्नशिप कितनी जरूरी होती है एक लॉ स्कूल के उस 5 या 3 साल के कार्यकाल। सर मैं पहले बता देता हूँ लोगों को, पहले लास्ट वाला क्वेश्चन में लेता हूँ। जी। लॉ स्कूल में या कहीं पर भी मैं बच्चों को और सबको बताना चाहता हूँ, सब कुछ जरूरी है और कुछ भी जरूरी नहीं है। ये आप अपनी जर्नी और आप अपना जो राह है ना, वो खुद बना सकते हैं। हर किसी की आप एक स्टोरी सुनेंगे तो हर कोई आपको एक नया राय देगा। कोई कहेगा कि आप 3-4 इंटर्नशिप कर लीजिए, कोई कहेगा 10 कर लीजिए, कोई कहेगा आप पूरे टाइम वही करते रहिए, कोई कहेगा आप मूड कोर्ट करिए, कोई कहेगा पेपर लिख लीजिए। मेरा यह मानना है कि आज के टाइम में इतना डाइवर्सिफाइड फील्ड है लॉ, इतना सब कुछ है कि बस आप में अगर सीखने की चाहत हो ना, तो आप अपना वो, अगर आप उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि मैं लिटिगेशन करूंगा या कोऑपरेट करूंगा या एकेडमिक्स में जाऊंगा या जुडिशरी में जाऊंगा या इन हाउस जाऊंगा, तो उसको जानने के लिए आप शुरू में कुछ इंटर्नशिप, ट्रेनिंगशिप, आर्टिकल लिखना ये सब करें। उसके बाद जब आपको आइडेंटिफाई हो जाए तो स्टिक टू दैट। मैं देखता हूँ कि 5वें साल तक भी लोग क्या चाहते हैं कि वो या तो वो पहले से मन भी बना लेते हैं कि उनके दोस्तों ने कहा है वो कॉपरेट कर रहे हैं या मर्जर्स कर रहे हैं या वो आईपीआर कर रहे हैं। आप अलग शख्सियत है, आपकी अलग एक पर्सनालिटी है, वो अलग चीज पे सूट करेगी। जस्ट ट्राई टू फाइंड दैट आउट। तो जैसे मैंने अपने लॉ स्कूल में, मैंने आपको बताया कि काफी सारे मेंटरशिप की जरूरत पड़ी। सो मैंने अपने टाइम में बहुत सारी इंटर्नशिप करी है, साल में 3-3 नहीं, मैंने बहुत अच्छे अच्छे लॉयर्स के साथ करी हैं। उन समय कई सारे सीनियर एडवोकेट्स थे, सॉलिसिटर जनरल्स ऑफ इंडिया मिस्टर गोपाल सुब्रमण्यम थे, हाई सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस के एस राधा कृष्णन थे, मिस्टर सिद्धार्थ लूथरा। देन मैंने लॉ फर्म्स में भी करी है काफी सारी। आप मानेंगे एक टाइम जब मेरा फाइनल ईयर आया, व्हेन आई टुक अ डिसीजन कि क्या करना है, आई हैड 9 internship offers from the topmost law firms of the country and I rejected all of them because मुझे लगा कि नहीं, ये रैट रेस हो गई है अब, कि आपके बैच में कोई यहाँ कर रहा है तो आप भी वहाँ कर रहे हैं। देन एंड आई चोज टू डू इंटर्नशिप इन कोर्ट बिकॉज मैं लिटिगेशन करना चाहता था विद अ लॉयर हु कैन टीच मी समथिंग वेरी बेसिक, जी। as basic as filing of a caveat, as basic की telling me where the registry of the court is, ताकि रजिस्ट्री में जाके हम फाइलिंग कर सकें। क्योंकि वो बेसिक चीज है, कहते हैं ना अगर आपको शेफ बनना है तो पहले सब्जी लेना तो आए। तो वो जो बेसिक है वो मैंने सीखा सारी इंटर्नशिप्स को छोड़ के। क्योंकि क्या था, लॉ फर्म्स में बड़े बड़े क्लर्क्स होते हैं, सब कुछ होता है, बट आपको ग्राउंड रियलिटी से आप अवगत नहीं हो पाते हैं। जी। तो वो कराया मैंने। उसके बाद आई डिड माई लॉट ऑफ मूड कोर्ट्स ऑल्सो, आई डिड माई पेपर राइटिंग्स ऑल्सो, बट आई बट इन ऑल जितना मेरे को किया इंटर्नशिप अच्छी अच्छी जगह, मेरे को सबसे ज्यादा जो लगता है कि अगर मैं शुरू में किसी लोअर कोर्ट में किसी वकील के साथ बहुत सारा बेसिक्स अगर सीख लेता, जो कि आज के टाइम में जरूरी, बहुत जरूरी है किसी को अपने आप को एस्टैब्लिश करना सुपरफिशियल चीजों से हटकर, जी। तो शायद मेरी नॉलेज और भी अच्छी होती बहुत शुरू में, है ना। आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे सर कि अगर आपको बेसिक लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट के यहाँ ओरिजिनल है, फाइलिंग, प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग, ये सब जो अगर आती है, जो आप
एक सीनियर एडवोकेट क्या नहीं सीख पाएंगे जो जी डेजिग्नेटेड सीनियर है, क्योंकि वहाँ ड्राफ्टिंग तो होगी नहीं और फाइलिंग भी नहीं होगी। तो मैं बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि आप ऐसी इंटर्नशिप चूज करिए जो अगर लिटिगेशन करना चाहते हैं। अगर आप कॉपरेट करना चाहते हैं तो आपकी बात अलग है, तो आपको एक अलग जर्नी लेनी पड़ेगी उसके लिए। बट दूसरी बात उनको ये भी बताना चाहता हूँ मैं कि आप एक, जब आप लॉ स्कूल में एंटर हो तो आजकल मैं देखता हूँ हर बच्चा प्री डिटरमाइंड मोशन से, पीयर प्रेशर से आ रहा है। जो मैंने शुरू में कि या उसके पेरेंट्स कहते हैं ये कॉर्पोरेट लॉयर बनेगा, तो जब आप एंटर करेंगे तो आप पाएंगे बहुत वास्ट फील्ड है। कॉर्पोरेट में भी बैंकिंग है, मर्जर्स है, जनरल कॉर्पोरेट है, प्रोजेक्ट फाइनेंस है। तो जस्ट डोंट डू इट फॉर अ पीयर प्रेशर या रैट रेस के लिए। जी, ये आपने अच्छी बात है। तो उसी तरह की बात होगी जो थ्री इडियट्स में कहते हैं ना कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा पैदा होते ही। तो जब आप लॉ स्कूल में आते हैं कि अगर आप ये मान मान के चलें, आप ये धारणा बना लें कि मैं तो सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ करूंगा या बाकी चीजें एक्सप्लोर नहीं करूंगा। और आजकल मैं देखता हूँ कि आपने बहुत अच्छी बात ही उठाई कि थोड़ा सा ये एक जैसे कहते हैं ना, जैसे घोड़े की वो लाइन्स लगे रहते हैं तो एक तरफा अप्रोच हो जाती है घोड़े की, जिसको चाबुक मारा जा रहा है वो एक ही तरह रेस लगा रहा है। तो ऐसे में देखता हूँ कि बच्चे भी जो हैं नई पीढ़ी के बोलेंगे सर हमें सिर्फ इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी पढ़ना है या हमें आर्बिट्रेशन ही करनी। मैं नहीं कह रहा गलत है, आप कीजिए, जरूर कीजिए, बहुत अच्छी फील्ड है ये, लेकिन बाकी चीजों को भी देखिए, क्योंकि लॉ स्कूल के 5 सुनहरे वर्ष या 3 सुनहरे वर्ष, अगर आप डिपेंड करता है किस कॉलेज में है, वो आपको इतनी कुछ सीखने की एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, एक विंडो आपके लिए खोल देते हैं। उससे होना चाहिए। तो आपने आदित्य एक बड़ी अच्छी बात बताई कि आपने बहुत सारी इंटर्नशिप्स की। और जी आप बात कीजिए, फिर मैं आपसे इस सवाल करूंगा जी। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं पहली बार जब अपने एलएलएम के लिए गया सिंगापुर, तो जी आपने भी वहाँ एनीवेज में सैमन चेस्टरमैन से जी, आप अभी तो डीन है वहां ओवर, पे जी। अब तो नहीं है, पहले डीन थे। उन्होंने अपना ओरिएंटेशन का लेक्चर दिया या ओरिएंटेशन स्पीच दी, तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज बोली। उन्होंने कहा कि आप एलएलएम पढ़ने आए, वो सब्जेक्ट पढ़िए, वो सब्जेक्ट चूज कीजिए जो आपको अपने एलएलबी में ऑप्शन नहीं मिला या आपने कभी पढ़ा नहीं। आप वो मत कीजिए जो आप सोच के आए हैं, क्योंकि इससे क्या आपका होराइजन वाइड हो। जी तो मैंने पहली बार एविएशन लॉ पढ़ा, पहली बार मर्जर्स एंड एक्विजिशंस किया, क्योंकि मैंने आपको बताया लिटिगेशन, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स लगे। जी और मैंने पहली बार CISG सेल्स ऑफ गुड किया इंटरनेशनल। उससे जो मेरा होराइजन ब्रॉड हुआ और जो मेरे को नॉलेज मिली वो अनपैरेलल्ड है। वो चाहे प्रैक्टिकल में आज यूज ना हो रही हो या मैं एविएशन लॉ ना कर रहा हूँ, but I have that knowledge and that gave me a new insight to on various subjects, and that is what I tell people that you should do it. आप ये ब्लाइंड फोल्ड लगा के मत आइए कि यही करना है। आप मानेंगे मेरे एक दोस्त हैं जो आजकल फेसबुक में है, या एक और है जो ट्विटर में है। पहले वो लिटिगेशन या एनजीओ के साथ करना चाहती थी, बट आजकल क्या है, फेसबुक और ट्विटर में आपको पता है पब्लिक पॉलिसी का एक डिपार्टमेंट होता जी जी है ना। शी इज डीलिंग विद दैट इज इक्वल टू अ पॉलिसी लॉ, जी है ना। ये सब चीजें आप आइडेंटिफाई तभी कर पाएंगे जब आप लोगों से बात करेंगे, अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। यू हैव टू एक्सप्लोर योरसेल्फ इन लॉ स्कूल। जी। बड़ी सहजता से आपने बताई और बहुत अच्छा आपने कंपैरिजन ड्रॉ किया। आपकी सिंगापुर यात्रा से पहले मैं आपको वापस आपकी लॉ स्कूल यात्रा पे लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने बताया कि आपने बहुत सारी इंटर्नशिप्स की। और आपने ये भी बात बड़ी अच्छी बताई कि रैट रेस में ना पड़े, क्योंकि उसमें पढ़ने में अपना नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि हम अपने आप को मेरे ख्याल से जाने अनजाने बर्डन बहुत कर देते हैं अपने ऊपर। हम इतना अपना जो एक्सपेक्टेशन का भार होता है उसको लाद देते हैं और वो हम रियलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि ये सब चीजें बड़ी इनविजिबल होती हैं। कहते हैं ना, इसका एक इमोशनल बर्डन हम अपने ऊपर कैरी कर रहे होते हैं। तो एक तो ये नहीं करना चाहिए। दूसरा, आप ये बताइए, आपने इतनी तरह तरह की इंटर्नशिप्स की, सबसे बढ़िया आपका इंटर्नशिप का कौन सा एक्सपीरियंस रहा जहाँ आपको सीखने को बहुत कुछ मिला? और ऐसी कौन सी इंटर्नशिप थी जहाँ आपको लगा यार ये मैं अवॉइड कर सकता था, लेकिन अच्छा मैंने कर ली ताकि मुझे पता है कि व्हाट नॉट टू डू? देखिए, मैं सबसे अच्छी इंटर्नशिप तो मैं वही बताऊंगा जो मैंने हाई कोर्ट में ओरिजिनल साइट पे करी। जी जिन जिन लॉयर्स के साथ करी वो सबसे बेटर रही, क्योंकि मैंने बहुत एक्सपीरियंस जो मेरे को आज यूज आया उसने किया। हर इंटर्नशिप ने कुछ ना कुछ सिखाया है, बट एक दो बार के बाद मुझे पता लग गया था कि लॉ फॉर्म इंटर्नशिप्स मेरे लिए नहीं है। उस समय जो कॉर्पोरेट इंटर्नशिप्स है, सो आई थिंक आई कुड हैव अवॉइडेड वन मोर। मैं शायद वो इंटर्नशिप मोर अपनी लिटिगेशन या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन साइड कर सकता था। जी बट आप हमारे जैसे ही हमारी उम्र के आसपास एक बहुत, जो आपने पूछा किसने बहुत ज्यादा सिखाया है, तो आई विल गिव क्रेडिट टू वन मैन
जिसने मुझे बहुत सिखाया है। वो हमारे जितने यंग हैं, हमसे थोड़े ही बड़े, आपसे आपके बैच के हैं, आपसे एक बैच अपार हमारे दोस्त हैं। जी जी, अपार हमारे गुप्ता बैचमेट आप हैं। जी जी जानते होंगे जयंत। जी। हाँ आपके, है ना। तो जब मैं इंडिया वापस आया सिंगापुर से, ही वाज देयर। उससे पहले भी मैं उनके साथ कुछ काम कर रहा था। एंड इज अ वेरी टफ टास्क मास्टर। आई यूज्ड टू हेट हिम दैट टाइम कि हम्म, इतना टफ टास्क मास्टर है, मैं स्टूडेंट। बट ही taught me very basics, like जी एक पर्टिकुलर नोटिस में ड्राफ्ट करना और उसका फॉर्मेट सही करना कितना इंपॉर्टेंट है। सारा काम खुद कैसे करते हैं, खुद कैसे इम्प्रूवमेंट लाते हैं। एंड आई रिस्पेक्ट हिम टिल टुडे दैट ही डज इट। एंड इफ समबडी हैज अ गुड टीचर लाइक हिम, इनिशियली आपको लगता है कि बहुत टफ टास्क मास्टर है, हमेशा ही गुस्सा करेगा या डांट देगा, बट दैट टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं जी। आज भी अपनी ड्राफ्टिंग में अप्लाई करता हूँ। एक बार यू आर डिस्कसिंग, ही सॉ माय ड्राफ्ट, ये मैंने सिखाया था। कहा यस, यू टॉट मी दैट। सो दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस जी, फॉर मी। आपने बड़ी अच्छी बात बताई। अपार का जो अटेंशन टू डिटेल है वाकई का काबिल तारीफ है, और उनको मैं भी इतने सालों से जानता हूँ। और बहुत ही परिश्रमी वकीलों में उनकी गिनती में करता हूँ। और अच्छी बात है कि आपको उनके अंडर एक मेंटरशिप मिली, जहाँ से आपने बताया कि उनसे आप जुड़े भी रहे जब आपने अपना करियर शुरू किया। तो अब आप 5 साल खत्म करके सिंगापुर की तरफ आपका रुख करते हैं। वो कौन सा साल था आपके लॉ स्कूल में जहाँ आपको लगा यार अब मुझे मास्टर्स करनी चाहिए, और मास्टर्स विदेश से करनी चाहिए? तो ये आपने क्या सोचा? और जब सोच लिया, आप फ्लाइट पे बैठ गए, सिंगापुर पहुंच गए, तो वहां के अध्ययन में और हमारे भारतीय जो शिक्षा प्रणाली है उसमें आपको क्या क्या फर्क नजर आया? देखिए, मैंने पहले से ही सोचा हुआ था, थर्ड या फोर्थ ईयर से, कि मैं जी अपनी अगर मास्टर्स करूंगा तो मैं बाहर से करूंगा। ऑफ कोर्स इतना मुझे लगा कि स्कॉलरशिप मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं पहले उससे एक साल पहले हेग अकेडमी ऑफ इंटरनेशनल लॉ हुआ आया था। उधर मैंने बहुत देशों से आए हुए लोगों से बात करी। उनसे जब उनका रवैया, उनका एक व्यू पॉइंट देखा, तो हमें लगा कि शायद ये मुझे इंडिया में ना मिल पाए। और क्योंकि उनका जो अप्रोच था किसी चीज को टैकल करें, उनकी जो कहते हैं ना बेसिक क्लैरिटी ऑन अ सब्जेक्ट थी, वो बहुत अलग थी। जो जो उनका अकेडमिक व्यू पॉइंट था वो बहुत अलग था, जो इंडिया में नहीं मिलता है। जी तो मैंने डिसाइड किया कि लेट अप्लाई करते हैं। उस समय काफ़ी, मैं फिर जब लॉ स्कूल से कॉल लेटर आते हैं तो मैंने सोचा कि, क्योंकि उस समय इतना पैसा भी नहीं होता था कि, क्योंकि आपको पता है कि एक मींस भी चाहिए होते हैं, आपको अच्छा खासा स्पेंड करना पड़ता है, चाहे आप जी यूएस जाएं या यूके। सो इकोनॉमिकल डिसीजन, रेटिंग ऑफ कॉलेज से बेस्ड मैंने एनयूएस को चुना। और उस समय मार्केट भी ओपन था एनयूएस सिंगापुर का, एंड देयर वाज ऑलवेज अ ल्योर इन चाइल्ड की बाहर सेटल हो जाते हैं, बाहर का जॉब मिलता है ये। सो आई चोज एनयूएस। जब मैं वहां पहुंचा तो द फर्स्ट डे, तो सब्जेक्ट आई मेंशन जो सामी जैसे मैंने धीरे दिया, एंड इट चेंज माय व्यू पॉइंट देन एंड देयर। जी एंड जब आप, बहुत रेयर होता है कि आपके कॉलेज का डीन आपको इंस्पायर कर रहा हो इतना। इंडिया में मैंने बहुत नहीं देखा है आज तक। मैं आपको सच बात बताऊं, मैंने आज तक नहीं देखा कि आपके डीन और आपके टीचर्स आपको इंस्पायर कर रहे हैं। जी और बहुत ही ज्यादा अपने सब्जेक्ट पे वो लोग अथॉरिटीज थे। जैसे आप एम सोना राजा की बात कर लीजिए, या उमाकांत की बात कर लीजिए, जी या एलन टेन है, या वहाँ पर गैरी बॉन है जो आर्बिट्रेशन में है। ये जी सब अपने सब्जेक्ट से अथॉरिटी थे। हम्म, तो उनसे जब हमने पढ़ाई की, तो यहाँ तो 1 घंटे का लेक्चर होता है, वहाँ देन लीगल हेड ऑफ ब्रिटिश टेलीकॉम इन एशिया पैसिफिक। योर नेटवर्क इज ओके सर? जी जी जी, थोड़ा सा आई थिंक ये थोड़ा सा बीच में मुझे लगा थोड़ा पॉज या कुछ हो गया, पर जी सो ही वाज टीचिंग नेगोशिएशन, ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जी उसने एक बहुत सिंपल सवाल पूछा, जो एलएलएम के बच्चे तो एलएलबी दोनों बैठे हुए थे, ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स। और आप मानेंगे, एक भी एलएलएम के बच्चे को, जो टॉपर्स थे अपने अपने डिफरेंट लॉ कॉलेजेस के इंडिया के, वो जी आंसर नहीं दे पाया। एंड दे कुड नॉट रेज देयर हैंड
और उधर सिंगापुर से जो आए LLB के बच्चे थे, दे ऑल वर अवेयर ऑफ दिस थिंग कि क्या होता है ना। और वो एक बहुत सिंपल सा सवाल था। अब देन आई रियलाइज कि हमारी बेसिक जो है, हमने सिर्फ बुकिश नॉलेज पास होने के लिए पढ़ी है, जो बेसिक्स है वो हमारे अभी भी बहुत डिस्टर्ब। देन which made me realize how much we have to study there. In fact, it was very, and that is what my takeaway was, that whatever I have learned here is good, but it's not enough. And इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बहुत बड़ी ओवरहॉलिंग की जरूरत है। वो आज भी लगता है, अगर आप बच्चे से नॉर्मली बात करें तो वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज को उस लॉ से कनेक्ट करने में बहुत डिफिकल्टी फील करता है। वेयरएज अगर आप इन लॉ स्कूल के बच्चों से बात करें तो वो किस तरह से उनको ज्वाइन करके पूरा पर्सपेक्टिव देते हैं, उनके ग्रुप डिस्कशंस अलग तरह के होते हैं, तो बहुत डिफरेंस तो है जैन जी, जिसको मैं जिसको मुझे लगता है कि एड्रेस करना जितनी जल्दी करें उतना बढ़िया। इसमें कई चीजें उभर गई जो आपने जवाब दी। एक तो कि कितना फर्क है तब के दौर में और आज के दौर में, बहुत ज्यादा चीजें बदली तो नहीं लेकिन तब्दीली दिख रही है, क्योंकि मैं समझता हूँ जो कुछ नए लॉ स्कूल आ गए हैं उनमें पढ़ाई में थोड़ा सा जोर ज्यादा है। आप जैसे कई बच्चे जो बाहर से पढ़ाई करके आते हैं आज भी, जो प्रैक्टिस में भी हैं, टाइम देते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, गेस्ट लेक्चर देते हैं। आप भी मैं जानता हूँ काफी एक्टिव हैं, गेस्ट लॉ स्कूल में जाकर आप लेक्चर वगैरह देते, तो बहुत ही अच्छी एक सोच है कि जब तक हम नहीं नई पीढ़ी को, जो हमारी आगामी पीढ़ी है उसको हम कुछ नहीं सिखाएंगे। कहते हैं ना वो एनवायरमेंट लॉ का जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो वो जिम्मेदारी हमारी है कि अगर हमें नई पीढ़ी को डेवलप करना है और सस्टेन करना है उस डेवलपमेंट को लगातार, तो जो हम सीख के आए हैं वो अपने देश में भी सिखाएं, ये बहुत अच्छी बात है। तो एनयूएस के आपने जी बताएं। और दूसरी बात ये भी है जैन जी कि वी हैव जो रैट रेस मैंने आपको बताई थी ना इंटर्नशिप वाली, ऐसी रैट रेस एक मार्क्स की भी होती है ना, कि किसके कितने मार्क्स आ जाएंगे, कितना पेपर आपने। वहां पर मैंने एग्जाम दिया था जो 7 दिन का टेक होम एग्जाम होता है, इंडिया में आज अभी भी ये कंसेप्ट आया नहीं जी। तो 7 दिन एक क्वेश्चन पेपर दे दिया, 7 दिन तक आप उसको करिए, तो लोगों को लगा चीटिंग करके हो जाता होगा या कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए। आपको पता है वो कितना डिफिकल्ट है जी। आप कॉपी करेंगे तो वो टर्न इट ऑन, उस समय 2011 में नया कंसेप्ट था हम सबके लिए कि वो प्लेजरिज्म आ रहा है, आप जहां से कट कॉपी हाईलाइट हो जा रहा है, मार्क्स से कट रहे हैं। तो जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और सब्जेक्ट थी, वो बहुत अलग है। आई थिंक वो इंडिया में कुछ लॉ स्कूल अब ला रहे हैं। आई थिंक उनको हर लॉ स्कूल को अडॉप्ट करना चाहिए। ये जो हम पेपर जाके लिख देते हैं ना रट के, इससे जो शिफ्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। ये अपने ये जो रोड मेंटालिटी का आपने बड़ा प्रश्न खड़ा किया, अच्छा है, क्योंकि जब तक हम इससे जूझते रहेंगे ना, तो जो एक एनालिटिकल थिंकिंग, और खासकर कानून के क्षेत्र में तो आपको सोचना ही पड़ेगा। इसमें लॉजिक और कॉमन सेंस की इतनी ज्यादा तवज्जो की जरूरत है कि अगर आप रट के चले जाएंगे जज साहब के सामने और जज साहब क्या प्रश्न पूछने कुछ नहीं पता, तो ये आपने बड़ा अच्छा बताया। फिर आपकी सिंगापुर की जर्नी रही, उसके बाद बताइए कि आपने अपना जो लीगल करियर शुरू किया, कहाँ से आपने शुरू किया, क्या क्या आपको सीखने को मिला, और वो कौन सा पड़ाव रहा आपके जीवन में जहां आपने सोचा यार अब मैंने बहुत सीख लिया, मैं अपनी फर्म शुरू करूँ। नहीं देखिए, मैं बताऊँ, मेरे जो भी हुआ है बहुत सारा बाय चांस ही हुआ है। इनफैक्ट मैं तो जब मेरे को जॉब ऑफर हुई सिंगापुर में पहली बार, आई गॉट माय जॉब, माय पेरेंट्स गॉट एंग्री कि पढ़ने भेजा था भाई, सेटल होने नहीं भेजा है, तो आप तुरंत वापस आ जाइए, पढ़ाई हो चुकी है। एंड आई फेल्ट दैट, मेरा इतनी अच्छी नौकरी है। उस समय वो ल्योर होता है ना, कितना पैसा मिल रहा है, देखो इंडिया में तो डॉलर में कमा रहे हैं। हाँ, और इंडिया में लिटिगेशन का तो आपको पता है कि क्या रिम्यूनरेशन है जी। तो somehow जस्ट तो वो मिल गई थी जॉब वहां पर, and there was a huge opposition and I did not want to disappoint my parents, बेचारों ने इतना किया था, तो मैंने आई थॉट कि लेट्स गो बैक जी, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। इतना अभी तक हुआ है, इतना जर्नी कर लिया है बिना कमिंग फ्रॉम अ जीरो पॉइंट ऑफ व्यू, कोई बैकग्राउंड है नहीं लॉयर्स का हमारे पास, कोई दिल्ली में भी नहीं था, कोई जानकारी नहीं है, तब भी इतना जर्नी हो गया तो आगे भी हो ही जाएगा। एंड आई हैड मेड सम गुड मेंटर्स एंड फ्रेंड्स जो उस समय भी हेल्प करने को रेडी थे। तो जो अच्छी खासी लुक्रेटिव जॉब मैंने उसको हाथ में ही रह गया वो ऑफर लेटर, उसको मना करके व्हेन आई केम बैक टू दिल्ली, इनिशियल 2-3 महीने तो बहुत स्ट्रगल रहा जॉब ढूंढने का। देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू अगेन ज्वाइन बैक अडवाणी, जहाँ अपार और शशांक कोकरे थे। एंड आई एम लकी कि वो अपार के अंडर मेरे को बहुत सीखने को भी मिला।
और शशांक, बिकॉज दोनों जो थे उस समय मेरे सीनियर्स थे और दोनों का डिफरेंट पर्सपेक्टिव था, एंड आई हैव टेकन every a lot of inspiration from them. And just before going to LLM, I had worked with Mr. Gopal Subramaniam and in Supreme Court Justice KS Radhakrishnan. तो वो एक अलग डिफरेंस था. देन सिंगापुर में मैंने 2 जगह काम किया था, 2 फर्म्स में थोड़ा बहुत 3-3 महीने के लिए. तो वो जो सीख थी वो भी मैंने ले ली थी. तो जब इंडियन जर्नी अपनी शुरू करी तो यहाँ का और वहाँ का जो डिस्कनेक्ट है वो जमीन और आसमान का है. वहां पर जो प्रोफेशनलिज्म है, वहां पर जो अप्रोच थी, और जो अब वो हर सोसाइटी में डिफर करता है, आप कहीं भी चले जाए वो करेगा. तो वो अलग लगा मेरे को. बट somehow I started my journey, learned a lot of things, and I came back in 2012 अगस्त में मैंने एडवानी में जॉब शुरू की थी, and we started PSP in August of 2013, 1 साल बाद ही, along with my friend Piyush, because I went to गुड़गांव कोर्ट वंस. तो वो वहाँ प्रैक्टिस कर रहा था अपनी. उन्होंने भी अपनी क्लिफर्ड चांस से ऑफर लेटर था, वो भी उसने छोड़ दिया था. ही सेड मैं भी लिटिगेशन करूंगा. तो ही वाज वर्किंग देयर आफ्टर क्लिफर्ड चांसेस ऑफर, जो कि बहुत ही ज्यादा सीरियस था, क्योंकि उसको भी लगा कि इतना बड़ा स्टेप मैंने लिया है, कैसे होगा, है ना. सो वी मेट वंस इन December 2012. ही वाज वर्किंग गुड़गांव. He said लेटर गुड़गांव में प्रैक्टिस करते हैं, अपकमिंग टाउन है, बहुत पैसा है, लिटिगेशन बूम अप हो रही है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट आई सेड नहीं, मैं दिल्ली नहीं से बाहर नहीं जाना चाहता, एंड लेट अस नॉट डू दैट. एंड देन अगेन वी मेट इन जुलाई 2013, एंड वी थॉट कि लेट अस डू समथिंग, वी स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल, लेट अस सी क्या होता है. एंड we thought कि we'll leave our respective jobs, एक छोटा ऑफिस बना के शुरू करेंगे, देखते हैं क्या होता है. बिकॉज जब से मैं कॉलेज में था, I thought I could not do it. is I don't know अच्छी बात है या बुरी. I thought एक पर्टिकुलर सबऑर्डिनेशन ज्यादा टाइम ना वो मेरे से हो नहीं रहा था, बिकॉज हर एक ये, और I thought कि I can do more. I always thought I can do more and give more in my profession. And while you are doing a job, you are restrictive in that sense. So I thought, let us try. कुछ नहीं होगा तो फेल ही हो जाएंगे. It will be an experience, है ना. And to at least there will be some experience at that young age. क्योंकि आज मेरे को कुछ कोई नया बोले तो मैं बहुत मुझे बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत सारे बैलेंसेस चेक्स करने पड़ेंगे. बट उस समय कोई चेक बैलेंस था नहीं. एंड माई फैमिली ऑल्सो एनकरेज करा कि उन्होंने भी ये कहा कि हाँ ठीक कर लो, 1 साल तो हम भी ध्यान दे ही लेंगे, लिटिगेशन कर रहे हो. लिटिगेशन लॉयर्स को क्या पेमेंट मिलता है, कैसे क्लाइंट आते हैं, आपको पता है जी. बट somehow we turned lucky, and we started a firm, and somehow we started getting good cases for Supreme Court. 1-2 हर महीने 1-2 आ जाते थे, तो we were happy somehow जी. Then we kept on working hard. We did a good amount of matters. Then luck strike. That's all I'm saying. We are working hard and luck strike, and lot of people bestowed their faith in us, and today we are handling so many clients, so many matters. We have, from just us two, we have become a good law firm, we have offices at 3 places. We have a decent number of team. That's the journey, sir. जी. तो बड़ी अच्छी बात बताई आदित्य आपने. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब आप सीख रहे थे काम और अब आप मैनेजिंग पार्टनर है अपनी फर्म के, आप बताया आपने आपके साथ बहुत वकील जुड़ चुके हैं आप लोग के साथ, आपके पीयूष दोनों के साथ ही. तो स्ट्रेस लेवल में कितना आपको अपना फर्क नजर आता है, मतलब जब आप सीख रहे होते हैं काम तब, जब आपने फर्म शुरू की तब, या अब जब आपको इतने वकीलों को भी मैनेज करना है, क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशंस भी आपने मैनेज करनी है, इतने सारे फोरम्स आप देखते हैं, और आपकी रियल एस्टेट की प्रैक्टिस, उस पर मैं थोड़ा सा और विस्तार से बात करूंगा. इतनी अच्छी है, इतना बूम किया आपने, इतने क्लाइंट्स का विश्वास जीता है, कोर्ट में उनको न्याय दिलाया है, तो उसको लेकर स्ट्रेस लेवल को आप कैसे मैनेज करते हैं? स्ट्रेस लेवल कब आपको ज्यादा महसूस हुआ? तब क्या चलो अब मेरे पे कम है, मैं तो प्रैक्टिस शुरू कर रहा हूँ, देखी जाएगी, या अब जब इतना आप पे पुरजोर तरीके से काम चल रहा है? सर मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ ना एक वो है प्रैक्टिस हमारी फर्म में जी. मैंने स्ट्रेस अब शायद थोड़ा बहुत हो जाता हो, वो भी इसलिए कि कुछ काम या कुछ पेंडिंग फाइलिंग में हो गया, क्योंकि इतनी हाई लोड है फाइलिंग का कि हमारे एक दिन में कम से कम 36-37 मैटर्स है इन वेरियस कोर्ट. तो लगता है, बट आई हैव नेवर फेल्ट माय वर्क चैलेंजिंग इनफ. आप मानेंगे मैंने हमेशा वही 10 से 7 का ही जॉब किया. आई हैव नेवर
बहुत रेयर है इतने 7-8 सालों में कि 7 बजे के बाद मैं ऑफिस में या मैं अपने काम पे ध्यान दिया। वी केप्ट अ परफेक्ट प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस एंड दैट हैज हेल्प्ड अस एंड दैट इज समथिंग वी गिव बैक टू आवर फर्म आल्सो। हम किसी अपने जूनियर को ये नहीं कहते। मैंने बहुतों से सुना है कि वो 1 बजे तक रुके हुए हैं, 3 बजे तक रुके हुए हैं और रोज 4 बजे तक रुके। आई डोंट नो, अगर आप अच्छी तरह काम कर रहे हैं, बहुत इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर कर रहे हैं, तो आपको रात को 2 और 4 बजे तक जगने की कोई जरूरत है नहीं। आप, आपको अपना मेंटल पीस रखना पड़ेगा एंड इफ यू स्टार्ट लविंग योर वर्क तो आपका काम अपने आप हो जाएगा। दैट इज तो जो आप कह रहे थे ना कि क्या स्ट्रेस लेवल है, तो शुरू में जब हम काम करते थे सारे काम हमें खुद ही करने पड़ते थे कि फाइलिंग भी आपकी है, ड्राफ्टिंग भी आपकी है, पानी भी आपको खुद पीना है और चाय भी खुद बनानी है। आज तो आपके पास 3-4 ऑफिस बॉयज हैं, आपके पास हर तरह की सहूलियत है। उस समय नहीं होती थी, बट ठीक है, वो भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, वो भी एक कर्व था। उसको हमने बहुत थरोली एंजॉय किया, बहुत थरोली एंजॉय किया है और आज भी करते हैं हम, है ना। इनफैक्ट हमने कहीं पर भी ये नहीं सोचा कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं क्या, वी वर जस्ट एंजॉयिंग आवर वर्क एंड दैट इज व्हाई आवर स्ट्रेस लेवल्स हैव बीन वेरी लो, वेरी वेरी लो। तो इतना स्ट्रेस हुआ ही नहीं है एंड वी हैव, एंड हमेशा हमने कहा है कि हम जो फर्म है, जो नाम है पीएसपी लीगल, वो हमारे से ऊपर रहेगा एंड वी ऑल आर वर्किंग फॉर दैट नेम। तो वो एक जो हमारी मोटो है फर्म का और जो वो विजन है, उसने भी उसको ड्राइव किया। हमने अपने ऊपर सेल्फलेस होके वी वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन विच वी हैड क्रिएटेड एंड बट वी थॉट कि उसके लिए काम करेंगे तो एक कहते हैं ना डायरेक्टर्स वर्क फॉर अ कंपनी, उस तरह का हमें एक माहौल बनाया फर्म में और उसकी वजह से स्ट्रेस भी कम हुआ हमारा। हमने जो भी हमारे फर्म में आया, वी ट्राई टू इनकलकेट द सेम काइंड ऑफ विजन इन देम and same kind of things and somehow it has been a good journey sir। बुरी टेंशन हमने ज्यादा ली नहीं। जी, बहुत अच्छा इसकी आपने व्याख्या की। और जैसे बड़े बुजुर्ग वकील कई बार कह जाते हैं हमारे प्रोफेशन में कि मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। अगर आप अपना काम शिद्दत से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, मेहनत से करेंगे तो पैसा कहीं ना कहीं आ जाता है। वक्त हो सकता है कम ज्यादा लगे किसी को, तो आपने बताया लेडी लक का इसमें रोल रहता है और बाकी हो सकता है कि फैक्टर्स रहे कि कई बार हमने देखा अच्छा केस बिगड़ते हुए और एक बेकार केस भी अच्छा होते हुए कोर्ट में, तो वो कोर्ट की अपनी महिमा गरिमा जो भी है उसके अंदर है। तो अब आ जाते हैं जरा लैंड लॉ के एक एस्पेक्ट में, क्योंकि आपको महारत है इसमें हासिल। तो थोड़ा सा जो देश में कुछ कानून है उनको लेके बात करते हैं। आप इतने कस्टमर्स, कंज्यूमर कहूंगा, होम बायर्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3 तरह के मैं समझता हूँ मोटे माटे जो हमारे देश में कानून चलते हैं। एक तो भाई हमारा क्रिमिनल लॉ हो जाता है जिसमें लोग एफआईआर कटवा देते हैं। एक आपका एनसीडीआर, ये कंज्यूमर हमारा कोर्ट है जहाँ पे आप काफी रहते हैं कंज्यूमर फोरम्स में। और एक अभी रेरा का कुछ साल पहले कानून निकल के आया। तो इन तीनों कानूनों को थोड़ा सा व्याख्या कीजिए इनकी और ये बताइए कि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन सा कानून सबसे मजबूत है इनमें और किस कानून की एकदम आवश्यकता नहीं है। सर मजबूत तो तीनों ही कानून है, बट ये है कि कहाँ पर रिजल्ट ज्यादा हो रहा है। देखिए जब मैं आपको जैसे बता रहा था कि हम जब रियल एस्टेट में हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, वी वर प्रैक्टिसिंग सिंपल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, criminal, NGT matters we were doing, but somehow our clients came to us with कि ये प्रॉपर्टी के इश्यूज हैं। उस समय 2014-15 में स्टार्ट ही हो रहे थे, ये बहुत कम थे, उससे पहले स्टार्ट ही हो रहे थे। एंड वी फाउंड दैट वन आफ्टर द अदर हमारे क्लाइंट्स यही चीज बता रहे हैं। देन वी स्टडीड अबाउट इट एंड शुरू में हमने ये अप्रोच रखी कि जो भी आपके पास रेमेडी है, क्रिमिनल और सिविल, जैसे कंज्यूमर है आपके पास और क्रिमिनल है, तो पैरेलली चल सकती हैं एंड बोथ हैव यील्डेड देयर गुड रिजल्ट्स। अगर आप कहेंगे आई एम डिसअपॉइंटेड, आई एम जस्ट डिसअपॉइंटेड बाय द अप्रोच व्हिच रेरा टेक्स। दैट इज व्हाई जो मेरे को कहते हैं ना एक संतुष्टि होती है वो नहीं मिलती है उसके डिसीजन से, और वो कई बार देखा है मैंने। अब कई बार मैंने वो इसलिए क्योंकि वो एक लॉ से हट के, आप लॉ में बुराई नहीं है, इट्स अ परफेक्ट लेजिस्लेशन, जो कहते हैं ना स्टैट्यूट, वो परफेक्ट है, उसमें सब कुछ है। बट जिस तरह से उस पर ब्यूरोक्रेसी या रेड टेपिज्म है कि हर कोई नहीं, आपको ये नहीं देंगे, हम ये देंगे, वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि आप चूज नहीं कर सकते। द कोर्ट हैज टू अप्लाई लॉ ब्लाइंडली एंड इक्विटी के ऊपर लॉ होता है। ये नहीं कि आप इक्विटी, आप ये कहते हैं नहीं 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 देखिए ये बन रहा है प्रोजेक्ट, हम इस पे रिफंड नहीं दे सकते आपको,
आपको हम पोजेशन नहीं, लेकिन क्या आपको समझना पड़ेगा, इंडिया में लोग बहुत सारे जॉब करते हैं, सब बिजनेसमैन नहीं है। मेजोरिटी हमारी वो है जो काम करता हुआ तबका है, जो जी जॉब, आज वो गुड़गांव है, कल वो बैंगलोर होगा। शायद अगर ये उसको घर मिल जाता 2013 में बजाय 19 के, तो वो शायद ट्रांसफर नहीं लेता, सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो रेरा उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, तो इसलिए मेरे को थोड़ी निराशा है, बट उसने कई तर्ज पे अच्छा काम किया है। अगर मैं आपको कहूँ प्रायोरिटी दूं मैं तीनों एक्ट्स में, तीनों अप्रोचेस में, कंज्यूमर सबसे ऊपर है, बट उसके साथ क्रिमिनल इक्वली गुड है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप कोई चाहता है तो वो दोनों रेमेडीज पैरेलली चला सकते हैं उस, और उसके बाद मैं रेरा को चुनता हूँ। बट जो सबसे बेस्ट लेजिस्लेशन आज तक होम बायर्स के लिए आया, वो एनसीएलटी में जो प्राविधान लाया गया था, जी, जो अब IBC अमेंड कर कोड दिया में। गया, जी हाँ इंसॉल्वेंसी कोड में, वो सबसे अच्छा था, क्योंकि उसने जितना रिलीफ और जितना टाइम बाउंड मैनर में रिलीफ दिलाया, वो शायद कोई एक्ट अचीव आज तक नहीं कर पाया, क्योंकि उसमें डिक्री नहीं थी, सेटलमेंट तुरंत होते थे, जिसको अपना पोजीशन चाहिए, पैसा चाहिए, जो भी चाहिए वो उसको मिल जाता था। देखिए प्रॉब्लम ये है कि आप इतनी बड़ी बैटल फाइट करने के बाद कंज्यूमर कोर्ट या रेरा में जब ऑर्डर मिलता है, उसका एग्जीक्यूशन में अगर आप स्टक हो जाते हैं, तो बहुत डिसहार्टनिंग है, जी क्योंकि फिर से वही बैटल आपको दोबारा लड़नी है। हम्म, वेरेज क्रिमिनल में क्या है कि कई बार पुलिस आपको पता है एफआईआर नहीं करती है, आपको जी फिर 150 से फ्री कराना है, एफआईआर होती है, उसमें अरेस्ट होता है नहीं होता, फिर मॉनिटरिंग के लिए डालनी है, फिर देखिए ट्रायल कैसा जा रहा है, तो शायद वहां पर कहीं सेटलमेंट हो जाए, है ना। तो उसके थोड़े अपने अलग कॉम्प्लिकेशन, जिस सबको एनसीएलटी ने या ये आईबीसी कोर्ट ने हटा दिया था, ठीक है। तो इसलिए मैं उसको सबसे बेहतरीन एक्ट या प्रोविजन मानता था जब तक वो था। अब तो वो थ्रेशोल्ड लगा दिया है कि 100 लोग आएंगे, जी बट हाँ, जब इतना अच्छा एक्ट आता है तो उसके मिसयूज भी होते हैं, और लोगों ने काफी उसको मिसयूज भी किया, जी जिसकी वजह से वो अमेंड करना पड़ा। सो अगर आप कहेंगे कोई भी आज के टाइम में क्रिमिनल, रेरा, एनसीडीआरसी, तीनों में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। चौथा आप एनसीएलटी भी अब गिन सकते हैं कि तो वो भी एक फोरम है। जी वो एक फोरम है, बट सिर्फ अब उसमें 100 लोगों को चुनना है, 100 लोगों या 10%, तो 100 लोगों को ढूंढना है 10%, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इम्पॉसिबल है नेक्स्ट टू, कोई कहीं लिस्ट हम्म तो है नहीं। हम्म तो कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं, क्योंकि देखिए ये इशू सिर्फ कुछ लोगों को अफेक्ट नहीं, बहुत ही ह्यूज लोग नंबर्स को इफेक्ट करता है, बहुत ह्यूज। आप सोचिए, हम जैसे हमारी एक लॉ फर्म है, अगर मैं 50 से 55 हजार इस तरह की क्लाइंट से हम डील कर रहे हैं, तो कितना ह्यूज होगा ये नंबर, हम्म है ना। तो रिफॉर्मेशन, अभी नया एक्ट आया है, रिफॉर्मेशन चाहिए तीनों में। अगर आप परफेक्ट एक्ट पूछें तो वो रह रहा है, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है जिस तरह से वो एक्ट बना है। अगर आप फोरम जो अगर दोनों में अच्छा पूछें तो वो एनसीडीआरसी है, क्योंकि वो जिस तरह की अप्रोच और लॉ अप्लाई करता है, या वो बहुत उसी तरह का होना है। तो जी ये दोनों जो हैं, अगर इनका अमेलगेमेशन दोनों अपने जो बेस्ट पॉइंट्स लें, तो वी कैन हैव दैट रेमेडी फॉर होम बायर्स, जो कि अच्छी हो मेरे ख्याल से। और लॉ भी यही कहता है कि हर हर बार आपको कोर्ट जाने की जरूरत है नहीं, बहुत सर्टेन है रह रहा कि अगर ये हुआ है तो आपको ये पॉइंट फॉलो करना है, इस ये किया है तो वो फॉलो करना है। आपने बड़ी अच्छी बात बताई, लेकिन जो मेरा अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा एनसीडीआरसी में, वहाँ जब जाना होता है या जब बाकी अपने वकीलों को हिदायत देते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि ट्राइब्यूनल तो बना दी है सरकार ने, लेकिन जजेस की संख्या नहीं बढ़ी। तो उसके हिसाब से जो हाँ, बर्डन है क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज, हमारे जुडिशियल बॉडीज में तो है ही है, वो तो सबको पता है कि कितनी पेंडेंसी चल रही है देश में। लेकिन जब हम क्वाज़ी जुडिशियल की बात करते हैं, वहाँ तो और भी कम जजेस हैं। और आप बताइए, अगर आप जाते हैं और आपको नोटिस के बाद 10 महीने की डेट पड़े या 8 महीने की डेट पड़े, तो थोड़ा सा क्लाइंट को हताशा होती है। और फिर जो आपने नंबर बताए, जो वॉल्यूम्स हैं, जब हम एक लिटिगेशन करते हैं यहाँ पे आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इतने सारे क्लाइंट्स हैं आपके साथ जुड़े हुए, तो उनको तसल्ली और दिलासा देना थोड़ा सा मैं समझता हूँ मुश्किल हो जाता है। फिर आपने बताया एनसीएलटी का एक नया उलटफेर वाला जजमेंट आ गया, जिसने कहा कि भाई आप कम से कम 100 लोगों को लेकर आइए। तो आप कैसे, क्योंकि देखिए मुवक्किल के पास ऑप्शन होता है कि वो किसी भी वकील के पास जा सकता है, वकील के पास ना तो हम सॉलिसिट कर सकते हैं, ना एडवर्टाइज कर सकते हैं, ना हमारा ये हक बनता है कहने का कि हम सबसे अच्छे हैं। तो ऐसे में जो न्याय की बात आती है, तो न्याय कैसे देना है, इस पे आपको क्या कहना है? सर अगर जो मैंने आपको शुरू में बताया ना कि स्ट्रेसफुल क्या है, तो दैट जी इज व्हाट हैज बीन स्ट्रेसफुल इन रीसेंट टाइम्स। क्योंकि अगर आप जजेस की संख्या नहीं बढ़ाते हैं,
तो कोर्ट्स पे लोड पड़ता है, और लोड इंक्रीज होने से वो डेट्स इंक्रीज हो जाती हैं। जी उसके बाद जब लंबी डेट्स पड़ती तो कहीं ना कहीं वो हताशा होती ही है किसी क्लाइंट को। किसी दिन हम जजेस की मजबूरी भी समझते हैं कि वो नहीं आए, है ना, वो नहीं आ पाते हैं। जैसे अभी जो सिचुएशन है ये अनप्रेसिडेंटेड है, जी बट इसमें इस तरह से कोर्ट्स चल रही है, ना तो मेरे हाथ में है ना आपके, बट कुछ लोगों के मैटर्स आज 4 या 5 साल खींच चुके हैं इस चक्कर में, 1 साल से तो हुए नहीं है। तो हाँ, ये जो प्रॉब्लम्स हैं दैट उनको टैकल करना जरूरी है। शायद वहां पर वो रहना बेटर है कि वो डेट्स लंबी नहीं आती, बट सर वो डेट्स के बाद जो एग्जीक्यूशन नहीं होती ऑर्डर की वो ज्यादा हताशा करती है। और रेरा में के पास जो वो कहते हैं ना, यू नीड मोर टीथ्स इन लेजिस्लेशन, वो नहीं है जो पेनल्टी प्रोविजंस एनसीडीआरसी के पास है। तो मेरा ये मानना है बहुत अच्छा ओवरहॉल का जरूरत है दोनों एक्ट्स में, दोनों अप्रोचेस में, और इस सिचुएशन को टैकल हमें करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। बट आप कैसे होगा इसके लिए वो गवर्नमेंट डिसाइड करे, या जो लेजिस्लेटिव बॉडीज होती हैं, जो पैनल्स होते हैं वो डिसाइड करे, बट वो जरूरी है। आप जो कह रहे हैं ना कि लॉन्गर डेट्स, आप लॉन्गर डेट्स इसलिए आप मानेंगे, अभी एनसीडीआरसी में 6 जजेस थे, देयर इज नाउ ओनली हर बेंच में एक जुडिशियल मेंबर होना चाहिए। आज के टाइम में एनसीडीआरसी सिर्फ 2 जुडिशियल मेंबर्स हैं जी whereas state commission in Delhi has only 1 judicial member। एक ही बेंच काम कर रही है 3 में से उनके पास, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स ही नहीं हो रही हैं, बट वो हर तरह से अपना ट्राई कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा आपने मुद्दा रखा कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट की भी एक जरूरत है, किल्लत है हमारे देश में, और ये जुडिशरी के डोमेन से बाहर निकल जाती है, क्योंकि फिर ये आप कहते हैं ना कि ये लेजिस्लेचर के डोमेन में आ जाता है। बहरहाल उस पर आप किसी और दिन चर्चा करेंगे। आपसे एक मेरा पेनल्टीमेट सवाल और आदित्य कि संक्रमण का दौर है, इसमें हमने देखा कि हमारे जो कोर्ट हैं, जो ट्राइब्यूनल्स हैं, वो कुछ हद तक पिछले साल जब पहली वेव आई इस देश में हमारे, तो वर्चुअल हो गए, और उसके बाद कुछ हाइब्रिड मॉडल हमने कई जगह देखे। फिर बीच में हमारे कई सेकेंड वेव से पहले कोर्ट के फरमान जारी हुए कि अब आप हम फिजिकल हियरिंग शुरू कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि आप इतने फोरम्स कवर करते हैं, इतने आप बिजी फर्म को दौड़ाते हैं, और क्योंकि इतने वकील आपके साथ जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं हम एनवायरनमेंट को भी मैं समझता हूँ हार्म करते हैं जब हम अपना इंजन ऑन करते हैं, उसके ईंधन की खपत करते हैं। तो आपके हिसाब से व्हाट इज द वे गोइंग फॉरवर्ड? फ्यूचर क्या है? क्या डिजिटाइजेशन फ्यूचर है, क्या हाइब्रिड मॉडल फ्यूचर है, या वर्चुअल जो चल रहा है उसको हम चलने दें, और अगर हो सके तो एविडेंस या फाइनल आर्गुमेंट के अलग से फिजिकल हियरिंग की व्याख्या की जाए? सर मैं आपको बताता हूँ, 2011 में जब मैं सिंगापुर में काम कर रहा था कई फॉर्म्स में, जिस तरह से वो ऑप्टिमाइज कर रहे थे अपनी वर्किंग पोटेंशियल टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके, वो यहाँ पर हमें अभी अब आज भी मिसिंग है काफी तौर पे। जिस तरह से वो उस समय क्लाउड और वो लैंड सर्वर्स पे जा चुके थे उनके लॉ फर्म्स के डॉक्यूमेंट, जिस तरह से सर्विस हो रही थी कि ईमेल से सर्विस हो जाती थी, आज तो हम आज भी दस्ती और वो प्रोसेस भी डाल रहे हैं, है ना। जिस तरह से कोर्ट में फाइलिंग हो रही थी और इतना स्मूथ और प्रोसेस था वो, या बहुत आर्बिट्रेशन होता वो भी ईमेल से, इतने बल्कि डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे। तो वो कहीं ना कहीं मुझे तब भी लगा था और आज भी ये लगता है कि जितनी जल्दी हम आने वाली टेक्नोलॉजी को और पॉजिटिवली इंटीग्रेट कर पाएंगे अपने सिस्टम पे, उतना बेटर है। आज आप मानेंगे, जैसे ये जो सेकेंड लॉकडाउन, हम लोग ऑन एन एवरेज वी अपीयर, हम मिनिमम 7 से 8 कोर्ट्स में अपीयर होते हैं, है ना। कई बार मुझे और मेरे कई जो सीनियर कलीग हमारे फर्म में, हमें ट्रैवल भी करना होता है बैंगलोर या बॉम्बे। हाँ, तो अब नहीं करना पड़ता, अब क्लाइंट का भी उसमें पैसा खर्च नहीं होता। बॉम्बे या बैंगलोर हमें फ्लाइट टिकट और हमारा अकोमोडेशन देने के लिए हम यहाँ बैठे हुए उनकी हियरिंग कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिवली कर सकते हैं, है ना। बिना, जैसे आप जानते हैं कि एनसीएलटी, एनसीडीआरसी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अगर आपको जाना है, आपको एक ड्राइवर भी रखना है, आपको सब कुछ करना है, जी तो आप काफी सारे फोरम्स कवर कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जा सकते हैं। तो काफी बेटर है अगर आप डिजिटली इसको करें। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो आपको अगर अपना एस्टैब्लिशमेंट कुछ करना है, प्रैक्टिस जमानी, तो आपको एक छोटा क्लिनिक, कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। आज के टाइम में अगर आपको वकील बनना है तो नॉट मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। आपके पास नेट है, एक बेसिक सा लैपटॉप है,
किताबें आजकल कोई फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि आजकल वो मनु पात्रा पे जजमेंट्स हैं, आपको इतने बड़े बड़े स्टैक्स एससीसी के एयर के नहीं खरीदने। बुक्स अगर आपको वो भी डिजिटलाइज्ड है आपको, और तो आप बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट के, बिना खर्चा करे, अगर इस प्रोफेशन में अगर आप बहुत बेसिक एक्सपेंडिचर करें तो आप अपने आप को पूरा सक्षम बना सकते हैं, जी मेरा ये मानना है। तो आप डिजिटली जितना उसको अपडेट करते रहेंगे उतना बेटर है। आप खुद जानते हैं कि आज के टाइम में फाइलिंग्स हमारी कितनी प्रॉब्लमेटिक थी, एनवायरनमेंट को कितना हार्म पहुंचाते हैं, जब हम एक एक फाइलिंग की 4 या 5 कॉपियां देते हैं, राइट। आप सोचिए, एक जो फाइल के 1000 पेज हैं, जो 1000 पेज का एक ही बार में डिजिटलाइज होकर अपलोड हो सकता है, उसकी 7 से 8 कॉपी बनती है, यानी 8000 पेजेस हम एक मैटर में वी आर वेस्टिंग। एंड जब वो मैटर अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर पहली डेट में डिसमिस हो गया, तो आपको पता है वो रद्दी है कागज, कितना आप रफ कागज यूज करेंगे, क्या करेंगे। तो जो हम एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं हर तरह से, उसको भी स्टॉप करेंगे। डिजिटलाइजेशन बहुत जरूरी है। आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, आपको अपने लॉयर्स को ट्रेन करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज कि हमें या आप, मुझे भी अच्छा लगता है कोर्ट में जाके आर्ग्यू करना, और एक वो कहते हैं ना एक परफॉर्मेंस है, जो एक आर्टिस्ट है लॉयर, वो भी एक अपना अच्छा है। बट जस्ट हम अपने सेक के लिए जो एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं, या जो हम एक नए लॉयर को चांस नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो कहता है उसको भी एक्सेस नहीं है, उसको भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, वो मुझे लगता है डिजिटल मीडियम से अगर हम एक स्ट्रक्चर में लाएं अच्छी तरह तो कर सकते हैं। आप बताइए, आप, मैं हर कोर्ट में अपेयर हुआ हूँ, एनसीएलटी, एनसीडीआरसी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एनसीएलटी एंड एनसीएलटी चेन्नई एंड अदर एनसीएलटीज आल्सो अक्रॉस द कंट्री। किसी को कहीं इतनी मुझे तकलीफ नहीं हुई है। वेरएज अगर आप मेरे को कहें कि आज आप मुझे एनसीएलटी बॉम्बे जाना है, तो 21 वॉल्यूम की सपोज फाइल है, तो 21 वॉल्यूम की फाइल कैसे जाएगी, कैसे ट्रांसफर होगी, किस तरह से जाएगी, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। उसके बाद अगर आप किसी सीनियर को ब्रीफ करने जाते हैं, आज जैसे हम और आप बात कर रहे हैं ऐसे ब्रीफ कर सकते हैं, वरना आपको अपना टाइम निकाल के पहले सीनियर पे जाना पड़ता था, वेट करेंगे आप, 2 या 3 घंटे आपके दिन में उसमें लगते थे। उससे भी बहुत सेविंग हुई है। तो टाइम सेव हो रहा है, एनवायरनमेंट सेव हो रहा है, आपका पैसा बच रहा है, आपका वर्क ज़्यादा एफिशिएंट हो रहा है। तो आई बिलीव जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटली हमें इसको अपने लॉयर्स को भी ट्रेन करना पड़ेगा, है ना, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ट्रेन करना पड़ेगा, और उनको प्रैक्टिकल बेनिफिट्स बताने पड़ेंगे इसके, और इसको लाना ही पड़ेगा। देखिए बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। आपने बड़ी अच्छी बात रखी है कि जो सूचना प्रौद्योगिकी की जो क्रांति आई है हमारे देश में, इसको हमें आगे बढ़ाना है। और आपने बताया कि 2011 में सिंगापुर, देखिए इतना छोटा सिटी स्टेट है, जब वो कर सकता है तो हम डेफिनेटली कोशिश तो कर ही सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी में हम मेधावी हैं। हमारे इतने जो भारतीय जो बाहर रहते हैं वो हमें नो हाउ प्रोवाइड कर सकते हैं। विद इन हमारे नेशन इतने रिच रिसोर्सेज है हमारे पास, उसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वक्त आगे मेरे ख्याल से जुडिशरी को भी एम्ब्रेस करने का इस चीज को। और जाते जाते एक हमेशा सवाल हम करते हैं, फिर आप बात कीजिए, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा जी। तो आपने चिट्ठी लिखना भी तो बंद कर दिया हमने। वी डोंट यूज पोस्ट एनी लॉन्गर, वी यूज ईमेल्स, राइट, जी बिकॉज इट इज जी मच मोर एफिशिएंट। नाउ फ्रॉम ईमेल्स वी हैव कम टू व्हाट्सएप, बिकॉज इट इज मच मोर एफिशिएंट, इजियर। जितना आप एक प्रोसेस को इजियर बना पाएंगे, जी एंड आपको चाहिए विक्टोरियन शैम जो है ना अप्रोचेस, इसको हटाना पड़ेगा। जी कि अब आप बताइए, आपने कई बार फेस किया होगा, आप क्लाइंट से लीगल साइज पे डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं, पेपर, पहले तो वो पूछता है लीगल साइज क्या है, फिर आप बताते हैं वो एफएस साइज लीगल का, वो कहता है सब कहाँ मिलेगा। A4, आज दुनिया A4 जमाने से यूज कर रही है, हम आज भी लीगल उस पर चल रहे हैं। अब जाके थोड़ा जी चेंज हुआ है जी, इस अब जाके एक नोटिफिकेशन आई है। जी अभी नोटिफिकेशन 19 से लेकर 21 तक कुछ चेंजेस आए हैं, जबकि कितना पहले हो जाना चाहिए था। आज भी हम वो 2 इंच की 1 इंच कॉर्नर ऑन द साइड, 2 का स्पेस लेके और 14 फॉन्ट लेके प्रिंट, वी आर वेस्टिंग पेपर्स, वी आर वेस्टिंग रिसोर्सेज। जी यू हैव गुड लैपटॉप्स, गुड कम्युनिकेशन डिवाइसेस, एंड इट हैज बिकम, आज के टाइम में इतने एक्सपेंसिव रहे नहीं है वो, जी है ना। एंड एक लॉयर का बहुत बेसिक इन्वेस्टमेंट इन, अगर वो 20-30 हजार हर प्रोफेशनल करता है, ऐसा नहीं सिर्फ हम ही करते हैं, है ना। अगर इस पे करें तो बहुत अच्छी बात है। हम एक लोअर कोर्ट के जो प्रैक्टिस करता है वो भी हाई कोर्ट बहुत इजीली कवर कर पाएगा।
वो सुप्रीम कोर्ट भी कर पाएगा। विल गिव मोर अपॉर्चुनिटी। हमें जो ये डिबेट चल रही है ना कि सुप्रीम कोर्ट 4 शहरों में होना चाहिए इंडिया में, कोर्ट ऑफ एपीलेट, अपनी कोर्ट ऑफ अपील, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ जजेस के नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। चाहे आप जब आप इस तरह से इस माध्यम से बात कर रहे हैं तो आप चेन्नई में कर रहे हो या दिल्ली में बैठे हो या लंदन में बैठे हो, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। आपको जो आपका पर्पस है दैट इज वो रिजॉल्व हो रहा है। और बताइए, आप सिर्फ लिटिगेशन में प्रॉब्लम है, कॉर्पोरेट में हम करते हैं ऐसे ही काम। एब्सोल्युटली, सारी मीटिंग्स ऐसे होती हैं ऑनलाइन जी। कॉर्पोरेट में प्रिंट निकाल के उसको डॉक्यूमेंट तो भेजते नहीं एग्रीमेंट, जिसमें वो चेंज करता है, ऐसे ही होता है। तो इस तरह से ये लिटिगेशन में भी हो सकता है। ये आपने बहुत बहुत एक महत्वपूर्ण विषय पे अपनी टिप्पणी दी, और मैं समझता हूँ संक्रमण के दौर में उसके बाद भी सिर्फ सेहत को मद्देनजर रखते हुए सभी की सेहत को, चाहे वो जज हो, स्टाफ हो, वकील हो, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हो, कोई भी हो, जनहित में भी एक अच्छी चीज है। और एक मैं समझता हूँ, हमेशा मैं लोगों से कहता हूँ, लास्ट माइल अवेलेबिलिटी ऑफ जस्टिस इससे बहुत मिलेगा कि गांव में बैठा आदमी, छोटे शहर में बैठा आदमी, कस्बों में बैठा आदमी अपने घर से देख सकता है कि उनके वकील साहब या उनकी वकील साहिबा क्या बहस कर रहे हैं, जज साहब क्या निर्णय दे रहे हैं। इन सब चीजों पे एक और पारदर्शिता की हम तरफ अग्रसर होंगे। तो आदित्य, आपसे बात करके तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जाते जाते एक हमेशा मैं टिप्पणी हमेशा मांगता हूँ अपने अतिथियों से कि हमारे दर्शक जो हैं, और मैं जब यंग दर्शक कहता हूँ, मैं इस बात को बता दूं कि यंग सिर्फ मैं उम्र का तकाजे से नहीं कहता, यंग एट माइंड एंड यंग एट हार्ट भी उसमें इन्वॉल्व है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे, इससे पहले हम कार्यक्रम को समाप्त करें? सर, मैं सभी को, जितने भी यंग लॉयर्स हैं, जो भी हैं, जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सबको ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये जो डिसहार्टन ना हो कि मैं कहीं से छोटे शहर से आया हूँ, या मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, या मैं किसी को जानता नहीं उतने बड़े शहर में या किसी प्रोफेशन में। दूसरी बात, ये नेपोटिज्म से कहें कि नेपोटिज्म है, ये ऑल दीज थिंग्स, इससे निराश ना हो। आप अपना काम कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए। आप कहीं अगर आपकी मेहनत अच्छी है, आपका काम अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आपको फल देगा। बस थोड़ा वो कहते हैं ना, परसिवरेंस और हार्ड वर्क दोनों आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि लोग बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, या बहुत जल्दी उन्हें सब कुछ पाने की इच्छा होती है ना। मैं जब स्टोरी बता रहा था, मैं आपको ये ऐड करना, जब मेरी सैलरी 20,000 22,000 थी, तो जो मेरे दोस्त कॉर्पोरेट में काम कर रहे थे उनकी 1 लाख 1.5 लाख सैलरी थी। तो मुझे भी लगता था कि अरे यार, देखिए उनकी सैलरी इतनी ज्यादा है, मैं सिंगापुर से जॉब छोड़ाया। बट ये सब बहुत मोमेंटरी है, बहुत मोमेंटरी है। अगर थोड़े दिन में आप ये सब, आप शायद उनसे बहुत आगे निकल जाए, है ना। अगर आप अच्छे, तो ये सबको आप थोड़ा साइड रखिए और अपना जो फोकस है वो अपने काम और हार्डवर्क पे लगाइए, है ना। तो आप बहुत आगे जाएंगे, दैट्स ऑल। और रैट रेस को फॉलो ना करें। बहुत अच्छी बात बताई आदित्य आपने, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने शोभा बढ़ाई हमारे शो में आके। और जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनसे एक हमेशा हमारी गुजारिश रहती है कि कृपया अगर आपको हमारे चैनल पसंद आता हो तो उसको जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये जनहित में जारी है हमारी एक छोटी सी मुहिम है लीगल अवेयरनेस की, कि जनता तक, जनार्दन तक और लोगों तक, आम लोगों तक भी हमारी बात पहुंचे, उनको पता चले कि जो वकालत की जो एक दुनिया है हमारी, जो माया नगरी जिसको हम कहते हैं, क्योंकि लोग इसमें उलझ जाते हैं कई बार, इतने सुलझे हुए व्यक्तित्व से जब हम रूबरू करते हैं, बातें करते हैं, तो कितनी चीजें हम सभी को सीखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, आप सभी से इस नोट पे विदा लूंगा, और आदित्य, ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, और संक्रमण के इस दौर से विजयी हम सब उभर के बाहर निकलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।